अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी मौत की बाजी। ये कहानी जो मैं अब बयान करने जा रहा हूँ, मैंने खुद एलन क्वार्टरमैन की ज़ुबानी सुनी थी। उसने यॉर्कशायर में अपने लिए एक मकान खरीद लिया था और एक रात मैं उसका मेहमान था और तब क्वार्टरमैन ने ये कहानी सुनाई। इसके कुछ ही अरसे बाद उसके इकलौते बेटे का इंतकाल हो गया और क्वार्टरमैन की रंजो गम से ये हालत हो गई कि वो फिर इंग्लिस्तान में न टिक सका और अपने दोस्तों सर हेनरी कर्टस और कप्तान जॉन गुड के साथ अफ्रीका की तरफ रवाना हो गया और फिर वापस न आया। अफ्रीका के अनजाने और अंधेरे जंगलों ने उसे हमेशा के लिए निकल लिया। वो अफ्रीका क्यों गया और किस बात ने उसे एक बार फिर अपना सर हथेली पर रखकर खौफनाक जंगलों की तरफ रवाना होने पर मजबूर कर दिया। मुनासिब होगा कि मैं यहाँ इस सवाल का जवाब देता चलूँ। क्वार्टरमैन अपनी आवारा गर्दियों के ज़माने में एक सफ़ेद फार्म कौम के मुतालिक अफवाहें सुनता रहा कि ये कौम अफ्रीका के कल्ब में और किसी ऐसे इलाके में आबाद है जहां उस वक्त किसी सफ़ेद फार्म और स्याह फार्म के भी कदम ना पहुंचे थे। क्वार्टरमैन ने बड़ी बेचैन तबीयत पाई थी और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरजू थी कि मरने से पहले उस सफ़ेद फार्म कौम का खोज लगाई। ये बड़ी ही वहशत अंगेज़ और सबसे ख़तरनाक मुहिम थी और मैं समझता हूँ कि अब क्वार्टरमैन और उसके साथी कभी वापस ना आएंगे। जब से ये लोग रवाना हुए हैं तब से लेकर अब तक मुझे क्वार्टरमैन का सिर्फ एक खत मिला है। ये खत उसने किसी मिशन स्टेशन से लिखा था जो दरियाए ताना के किनारे कहीं वाक़ई है और ये दरबा जंजीबार से 100 मील दूर शुमाल में वाक़ई है। इस खत में बूढ़े क्वार्टरमैन ने मुझे मुतला किया है कि वो लोग बड़े खतरात और मुसाइब से दो चार हो चुके हैं लेकिन खुश और मज़े में हैं और ये कि अब वो आगे रवाना होने वाले हैं और आसार ऐसे हैं कि हम एक नए और हैरत अंगेज इलाके का खोज लगा लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी मौत की तरफ गए हैं। इस खत के बाद मुझे उसका कोई और खत नहीं मिला और ना ही किसी ने उन तीनों दोस्तों के मुतालिक कुछ सुना। क्वार्टरमैन, सर हेनरी कर्टस और कप्तान जॉन गुड अफ्रीका की गैर आबाद जंगलों में हमेशा के लिए गायब हो चुकी हैं और कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या वाक़या हुआ। इस सनसनीखेज दास्तान की तफसील जानने के लिए सुनिए नॉवल लाला ओ सहरा। क्वार्टरमैन के यहाँ मेरे क़याम की वो आखिरी शाम थी जब उसने मुझे और गुड को, जो उसी रात का खाना बूढ़े शिकारी के साथ खा रहा था, ये बेहद दिलचस्प कहानी सुनाई। हम लोग खाने से फारिग होकर शराब की बोतल खाली कर चुके थे और क्वार्टरमैन दूसरी बोतल खोल रहा था और ये वाकई हैरत अंगेज और गैर मामूली बात थी क्योंकि शराब के मामले में क्वार्टरमैन बड़ा ही मोहतात था और इसे उम्मुल खबाइस कहा करता क्योंकि कसरत शराब नोशी के शिकारियों और काफरों पर असरात वो अपनी आंखों से देख चुका था। बहरहाल इस उम्दा शराब ने क्वार्टरमैन पर कुछ ज्यादा ही असर किया। उसका झुर्रियों पड़ा चेहरा दमक उठा और उसकी जुबान खुल गई। मैं आज भी तसव्वुर की आंखों से लंगड़ा लंगड़ा कर इस कमरे में टहलते देख रहा हूँ। उसके भूरे और छोटे तिरछे हुए बाल उसके सर पर ब्रश के बालों की तरह खड़े थे। उसकी आंखों में जो उकाब की तरह तेज थीं, अजीब तरह की दमक थी। कमरे की दीवारें क्वार्टरमैन के शिकार की यादगारों से भरी हुई थीं और हर निशानी से क्वार्टरमैन की शिकारी जिंदगी का एक न एक वाकया वाबस्ता था। लेकिन अफसोस है कि वो बड़ा ही खामोश तबीयत वाक़ हुआ था और अपने शिकार और मुहिमात की दास्तानें बयान करने से एतराज़ किया करता। लेकिन आज शराब ने उसकी ज़ुबान के टांके तोड़ दिए। आह शैतान! उसने शेर की उस गैर मामूली तौर पर बड़ी खोपड़ी को सामने रखकर कहा, जो आतिशदान की छत पर इस तरह रखी हुई थी कि उसका मुंह खुला था। कमबख्त, तेरी वजह से मैं पिछले 12 साल से तकलीफ में मुब्तला हूं और शायद मरते दम तक रहूंगा। क्वार्टरमैन यार, आज तो इस शैतान शेर की कहानी सुना ही दो। गुड ने कहा, तुमने कई दफा सुनाने का वादा किया है, आज तक सुना ही नहीं। ये बड़ी तवील दास्तान है, क्वार्टरमैन ने टालने की गर्ज से कहा। कोई बात नहीं, सारी रात पड़ी है और फिर सामने शराब भी धरी है, मैंने कहा। क्वार्टरमैन चंद लम्हों तक सोचता रहा और फिर आतिशदान की छत पर रखे हुए शीशे के मर्तबान में हाथ डालकर वो तेज तंबाकू निकाली जिसे सिवाय क्वार्टरमैन के अगर कोई पीता तो उसे चक्कर आ जाते। उसने अपना पाइप भरकर सुलगाया और कमरे में टहल टहल कर उस कमबख्त शेर की दास्तान यूं बयान की। सन 1869 के गालिबन मार्च के महीने में मैं उस इलाके में था जो लीको कोनी का इलाका कहलाता है। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सरदार सुकाई का दौर खत्म हो चुका था और उसकी जगह सीकू कोनी ने इक्तदार हासिल कर लिया था। बहरहाल मैं उस इलाके में था।
मैंने सुना था कि कबीला बाप्टी के लोग अफ्रीका के कल्ब में बहुत से हाथी दांत लेकर लौटे हैं। चुनाचे मैंने अपना छकड़ा माले तजारत से भरा और उस हाथी दांत का सौदा करने के लिए चल पड़ा। साल के इब्तदाई महीने अफ्रीका के जंगलों में इंतहाई खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये बुखार का मौसम होता है और अफ्रीका के जंगलों का बुखार जानलेवा होता है। लेकिन हाथी दांत का सौदा करने के अलावा मुझे चंद दूसरे काम भी निपटाने थे। चुनाचे मैं खुदा का नाम लेकर रवाना हो गया। मैं अफ्रीका के हर खित्ते में आवारागर्दी करने के बाद गोया साल खूर्दा हो गया था। चुनाचे वहां की मौलिक बीमारियां मुझ पर कुछ ज्यादा असर न करती थीं। खैर, तो मैं जिस इलाके में सफर कर रहा था वो बेहद शादाब और खूबसूरत इलाका था। एक वसी और ईज मैदान जिसमें घास और झाड़ियां उग रही थीं और उसके किनारे पर सिलसिला कोक की झालर सी नजर आ रही थी और यहां वहां काली झुलसी हुई चट्टानें लाफानी संतरियों की तरह सर बुलंद किए खड़ी थीं। लेकिन मौसम बेहद गर्म था, चूल्हे पर चढ़े हुए ताश की तरह गर्म। जैसा कि मैंने कहा, वो मार्च का महीना था, जो अफ्रीका के इस हिस्से में पतझड़ का मौसम होता है। पूरा इलाका और उसकी फिजा बुखार से पुर थी। मैं दराए ओलिफेंट के मुतवाजी सफर कर रहा था। मुझे याद है कि हर सुबह पौ पड़ते ही मैं छकड़े के खैमे में से बाहर आता और चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगता, लेकिन वो दरिया नजर न आता जिसके मतवाजी मैं सफर कर रहा था। अलबत्ता फिजा में मौजों की मुसलसल कितार सी नजर आती। यूं मालूम होता जैसे किसी ने जैली से उठाकर रुई फिजा में उछाल दी हो और बराबर उछाल रहा हो। ये सफेद सफेद फिजाई मौजें दरअसल बुखार के बुखारात थे। झाड़ियों और घास में से भी बुखारात के बारीक बारीक मरगोले उठ रहे थे, जैसे हर झाड़ी के पीछे अलाव रोशन हो। सड़ी गली घास और पत्तों वगैरह की बू से फिजा बोझल हो रही थी। दरिया की एक एक टहनी और घास की एक एक पत्ती इन बुखारात की वजह से सड़ रही थी और गल रही थी। मैं कह चुका हूं कि बेहद खूबसूरत जगह थी, लेकिन वो खूबसूरती मौत की थी और वो बुखारात अपनी मोटी मोटी उंगलियों से उस इलाके की फिजा में सिर्फ एक लफ्ज लिख रहे थे, बुखार। वो बरस खतरनाक बीमारी का बरस था। मुझे याद है कि सफर करता हुआ मैं काफरों के एक कराल में पहुंच गया। मैं इस उम्मीद से कराल में दाखिल हुआ कि शायद वहां से मुझे पनीर और मकई वगैरह मिल जाए। जब मैं उस कराल के करीब पहुंचा तो सबसे पहला एहसास मुझे वहां की खामोशी का हुआ। ना तो बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी और ना ही मुझे देखकर किसी तरफ से कोई कुत्ता भौंका। ना तो कहीं भेड़ें नजर आईं और ना ही बाशिंदों के मवेशी। ये कराल चंद दिनों पहले तक जिंदगी की आवाजों से गूंज रहा होगा, लेकिन अब वो इस जंगल की तरह खामोश था जिससे गुजरकर मैं आ रहा था। मैं कराल के दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक झाड़ी में से एक मुर्गी, जिसे गिनी गौल कहते हैं, फड़फड़ा कर निकली और परेशान सी एक तरफ भाग गई। मुझे याद है कि मेरे कदम रुक गए और मैं कराल में दाखिल होते हिचकिचा रहा था। पूरे कराल पर अजीब वहशतनाक वीरानी बरस रही थी। खैर, तो मैं जी कड़ा करके कराल में दाखिल हो गया और उस बड़ी सी झोंपड़ी की तरफ चला जो कराल के एन बीच में थी और कराल के सरदार की मालूम होती थी। झोंपड़ी के दरवाजे के करीब कोई चीज खाल के कंबल से ढकी हुई थी। मैंने झुककर कंबल उठाया, लेकिन फौरन ही लड़खड़ाकर चंद कदम पीछे हट गया। कंबल के नीचे एक जवान औरत की लाश पड़ी हुई थी और साफ जाहिर था कि इसे मरे ज्यादा अरसा नहीं हुआ। मेरा जी चाहा कि इसी जगह से लौट जाऊं, लेकिन शौके तजस्सुस मेरे खौफ के जज्बात और एहतियात पर गालिब आ गया। चुनाचे में आगे बढ़ा और चौपायों की तरह हाथों और टांगों के बल चलता हुआ झोंपड़ी के नीचे दरवाजे में दाखिल हो गया। झोंपड़ी में अंधेरा था, चुनाचे मुझे कुछ नजर तो न आया। अलबत्ता मेरी नाक मुख्तलिफ किस्म की तेज बू सूंघकर आप ही आप सुकड़ गई। मैंने दिया सलाई की तीली जलाई। ये मोम में बुझी हुई तीली थी जो आहिस्ता आहिस्ता और देर तक जलती है। तीली पूरी तरह सुलगने लगी तो मैंने देखा कि झोंपड़ी के एक कोने में एक खानदान के तमाम अफराद, औरतें, मर्द और बच्चे पड़े गहरी नींद सो रहे थे। कुछ ही देर बाद तीली का शोला और तेज हो गया और मैंने देखा कि वो सब के सब, वो कुल 5 थे, वाकई कभी ना टूटने वाली नींद सो रहे थे। उनमें से एक बच्चा था। मैं जल्दी से तीली फेंक कर पलटा कि मौत के इस मुकाम से जल्द अज जल्द बाहर निकल जाऊं। मैं झोंपड़ी से निकलने ही वाला था कि मेरी नजर झोंपड़ी के एक कोने में 2 जलती हुई आंखों पर पड़ी जो मुझे घूर रही थी। मैंने सोचा कि ये आंखें किसी मुर्दार खोर दरिंदे की होंगी। चुनाचे मैंने तेज कदम उठाए, लेकिन फौरन ही आंखों तले से एक आवाज पहले बुड़बुड़ाने और फलक शगाफ चीखें मारने लगी। मैंने जल्दी से दूसरी तीली जलाई और उसकी रोशनी में देखा कि वो आंखें एक बूढ़ी औरत की थीं जिसने अपने आप को
एक गलीज चिकनी खाल में लपेट रखा था। उस औरत ने जो खाल अपने जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी वो भी काली थी, और औरत का सूखा हुआ और झुर्रियों पड़ा चेहरा भी काला था, लेकिन उसके बाल धुनकी हुई रुई की तरह सफेद थे। बुढ़िया का एक हाथ पकड़कर मैंने उसे बाहर घसीट लिया, क्योंकि वो खुद अपने आप हरकत करने के काबिल ही ना थी, और फिर बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मेरे खुदा, क्या हालत हो रही थी उस बुढ़िया की। हड्डियों की माला जिस पर उसकी काली जिल्द ढीली ढाली मुंडी हुई थी, वह मुर्दा ही थी। सिर्फ उसकी आंखों में जिंदगी की रिमक बाकी थी, या फिर उसकी आवाज थी जो उसके जिंदा होने का सबूत दे रही थी। मुझे देखकर उसने सोचा था कि मैं मौत का देवता हूं और उसे ले जाने आया हूं, और इसीलिए वो यूं गला फाड़कर चीखी थी। मैं उसे अपने छकड़े में ले आया। एक दिन पहले मैंने एक एंटेलोप शिकार किया था और उसका गोश्त मेरे पास बचा हुआ था। चुनाचे मैंने ये गोश्त पकाकर उसका शोरबा बुढ़िया के हलक में उंडेला। तो इसके बाद बुढ़िया की जिस समय हयात की रौ दौड़ गई, वो ज़ुलू जुबान बोल सकती थी। मालूम हुआ कि अफ्रीका के चंगेज शाका के दौरे हुकूमत में ज़ुलू लैंड से फरार हुई थी। तो खैर, बुढ़िया ने बताया कि झोंपड़ी में जिन लोगों की लाशें देख चुका था वो सब के सब बुखार से मर गए। जब वो मर गए तो कराल के बाशिंदे जो जिंदा थे मवेशी लेकर कराल से फरार हो गई, लेकिन उस बुढ़िया को छोड़ गई, महज इसलिए कि बुढ़ापे की वजह से वो किसी के काम ना आ सकती थी। वो 3 दिनों तक उस झोंपड़ी में लाशों के करीब ही बैठी रही, यहां तक कि तीसरे दिन मैं वहां पहुंच गया। मैंने उसे अपने साथ लिया और आगे रवाना हुआ। अगले कराल में पहुंचकर मैंने उस बुढ़िया को वहां के सरदार के सुपुर्द किया और उसे एक उम्दा कंबल देते हुए कहा कि अपनी वापसी के सफर में मैं उसके कराल में जरूर आऊंगा, और अगर उस वक्त मैंने बुढ़िया को तंदुरुस्त और मुतमईन पाया तो उसे यानी सरदार को मजीद एक कंबल इनाम में दूंगा। मुझे याद है कि कराल का सरदार मेरी इस पेशकश पर हैरान रह गया, और उसने कहा था कि मैं या तो बेवकूफ़ हूं या पागल कि ऐसी बेमसरफ और बेकार बुढ़िया की खातिर अपने 2 उम्दा कंबल उसे बख्श रहा हूं। दरअसल अफ्रीका के काफिर बकाए असलाह के असूल पर बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। बुढ़िया की तरफ से यूं फुर्सत पाने के बाद ये दूसरी रात का जिक्र है कि मेरी पहली मुलाकात अपने इस दोस्त से हुई, और क्वार्टरमैन ने आतिशदान की छत पर रखी हुई शेर की खोपड़ी की तरफ इशारा किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं कराल से निकलकर रवाना हो गया और 11 बजे तक बराबर सफर करता रहा। बड़ा ही तवील सफर था, लेकिन मैं जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। खैर, तो 11 बजे मैंने एक जगह क्याम कर दिया। बैलों को छकड़े में से खोलकर चरने के लिए छोड़ दिया और उन पर नजर रखने के लिए अपने मुलाजिम को ताकीद करके छकड़े में घुस गया। इरादा यह था कि शाम को 6 बजे मैं फिर आगे रवाना हो जाऊंगा, और चूंकि चांदनी रात होगी इसलिए सफर आसान रहेगा। खैर, तो मैं छकड़े में घुसकर लेट गया और 2-2:30 बजे तक गहरी नींद सोता रहा। बेदार होकर मैंने खाना और बगैर दूध की कॉफी तैयार की, क्योंकि दूध मुयस्सर न था। खाने से फारिग होकर मैं अपना पाइप जला चुका था और छकड़ा चलाने वाला बर्तन साफ कर रहा था कि और लूपर, यानी वही मुलाजिम जिसे मैंने बैलों की निगरानी पर मामूर किया था, अपने आगे आगे सिर्फ एक बैल को हंकाता हुआ हमारी तरफ आता नजर आया। दूसरे बैल कहाँ हैं? मैंने पूछा। कोस, उस बेवकूफ ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया। दूसरे बैल तो चले गए। चले गए? हाँ, मैंने घड़ी भर के लिए पीठ फेरी ही थी कि वो गायब हो गए। सिर्फ ये बैल बाकी रह गया, क्योंकि उस वक्त इसकी पीठ में खुजली उठ रही थी। चुनाचे वो एक दरख्त के तने से अपनी पीठ रगड़ रहा था। मतलब ये कि तुम बेपरवाही से टांगे पसार कर सो गए और बैल भटक गए। काहिल शैतान, मैं तेरी कमर पर डंडा तोड़ दूंगा, मैंने जवाब दिया। और उस वक्त हकीकत में मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आप जानिए, इस बुखार ज़दा इलाके में चंद दिनों के लिए रुक जाने का ख्याल भी लर्जा खेज था, और फिर नहीं कहा जा सकता कि बैलों को तलाश करने में कितने दिन लग जाएंगे। जाओ, बैलों को तलाश करके लाओ। टॉम, ये छकड़ा चलाने वाले का नाम था, तुम भी जाओ उनकी तलाश में, और ख्याल रहे तुम्हें उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक तुम बैलों को तलाश नहीं कर लेते। मैं समझता हूं कि वो वापस उस रास्ते पर चल दिए हैं जिस रास्ते से हम आए हैं, और शायद अब तक 12 मील दूर पहुंच चुके होंगे। चुनाचे जाओ, जल्दी जाओ। टॉम ने गुस्से के आलम में 2-4 गालियां बककर और लूपर के कूलों पर एक जोरदार लात रसीद की, और सच तो यह है कि और लूपर इसका मुस्तहिक भी था। फिर उसने और लूपर ने अपना अपना भाला और डंडे उठाए, और इस तरह मुसल्लह होकर वो दोनों मगरूर बैलों की तलाश में चल दिए। मैं खुद भी बैलों की तलाश में रवाना हो गया होता, लेकिन छकड़े और साजो सामान इनके पास किसी न किसी का ठहरना जरूरी था।
इसके अलावा रात के वक्त मैं अपने सामान और छकड़े को काफिर मुलाजिम के भरोसे पर नहीं छोड़ सकता था। इस किस्म के हादसात का मैं आदी था। इसके बावजूद उस वक्त मेरा मजाज बेहद बिगड़ गया। चुनाचे खुद अपना मजाज दुरुस्त करने के लिए मैंने अपनी बंदूक उठाई और शिकार की तलाश में चल दिया कि इस तरह मेरा ध्यान बढ़ जाएगा और गुस्सा दूर हो जाएगा। मैं इधर उधर नजरें दौड़ाकर आगे बढ़ता रहा, लेकिन कोई ऐसा जानवर न मिला जिसका शिकार कर सकता। आखिरकार जब मैं अपने छकड़े से कोई 70 गज दूर होऊंगा, मेरी नजर एक अम्पाला पर पड़ी। वो दरख्त के पीछे से निकलकर सीधा छकड़े की तरफ भागा। वो छकड़े से चंद फुट इधर था कि मुझे उस पर गोली चलाने का मौका मिल गया। मैंने जल्दी से बंदूक सीधी करके गोली चला दी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ी। अम्पाला हवा में उछला और दरवाजे से निकली हुई कील की तरह मुर्दा होकर गिरा। हालांकि ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है, इसके बावजूद मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह बेहद उम्दा निशाना था। मेरे इस उम्दा निशाने ने मेरा गुस्सा रफा कर दिया, खसूसन इसलिए भी कि अम्पाला लुढ़कता हुआ छकड़े के पिछले हिस्से तक चला गया और अब मुझे सिर्फ ये करना था कि रस्सी से उसकी टांगे बांधकर उसे छकड़े में घसीट लूं। और जब मैं इस काम से फुर्सत पा चुका तो सूरज गुरूब हो चुका था और पूरा चांद निकल आया। हसीन चांद की हसीन रात थी वो, और फिर जंगल और मैदान पर वो हैरत अंगेज खामोशी तारी हो गई जो रात के इब्तदाई हिस्से में अफ्रीका के जंगलों और सहराओं पर अक्सर छा जाती है। हर तरफ खामोशी, किसी झाड़ी में कोई जानवर हरकत न कर रहा था, किसी दरख्त पर कोई परिंदा न बोल रहा था। हवा बंद थी, दरख्त बेहरकत खड़े थे कि उनका एक पत्ता तक न हिल रहा था और उनके साए साकित थे, अलबत्ता दम बदम लंबे होते जा रहे थे। ये सुकूत बड़ा ही अजीब था और मैं शिद्दत से तन्हाई महसूस कर रहा था। मेरा साथी बैल मेरे करीब ही बंदा था और इत्मीनान से जुगाली कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी बेचैनी का इजहार होने लगा। उसने फुंकार कर सर हिलाया, फिर एकदम से उठ खड़ा हुआ और फिर फुंकारने लगा। मैंने उसकी बेचैनी का मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन समझ ना सका। फौरन ही मैंने एक गुर्राहट की आवाज़ सुनी और एक जर्दी माइल भूरे रंग की कोई चीज़ बिजली किसी तेजी से मेरे करीब से गुजरती हुई बेचारे बैल पर हमलावर हुई। बैल इंतहाई तकलीफ के आलम में बड़े जोर से टकराया और फिर फौरन ही चुरमुराहट की आवाज़ सुनाई दी। ये शेर ने अपने खूंखार दांत मेरे बैल की गर्दन में गाड़ दिए थे और अब मामला मेरी समझ में आ गया। मेरी बंदूक छकड़े में थी, चुनाचे सबसे पहला ख्याल मुझे बंदूक हासिल करने का आया। चुनाचे मैं पलटा और छकड़े के बॉक्स की तरफ, यानी नशिस्त की तरफ, जिस तरफ छकड़ा चलाने वाला बैठता है, लपका। अपना एक पैर छकड़े के पहिए पर टिकाकर मैंने अपना ऊपरी जिस्म छकड़े में डालकर हाथ लंबा किया ही था कि मैं इसी हालत में बुत बना रह गया। और इसमें ताज्जुब की कोई बात भी ना थी, क्योंकि मैंने अपने ऐन पीछे शेर की आवाज़ सुनी और दूसरे ही लम्हे मैंने उसे महसूस किया। हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के इस वक्त मैं इस मेज़ को हाथ से छूकर महसूस कर रहा हूं। मैंने उस खूंखार शेर को महसूस किया, क्योंकि वो मेरी बाएं टांग को जो नीचे लटक रही थी सूंघ रहा था। खुदाया, मेरा तो खून मुंजमद हो गया और मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। ऐसे जज्बात जिन्हें मैं आज तक समझ नहीं सका और मैंने पहले कभी महसूस न किए थे। यहाँ तक तो खैर ठीक था, लेकिन सबसे बड़ी और अजीब बात यह हुई कि अपनी लटकी हुई टांग पर से जैसे मेरा इख्तियार उठ गया और मुझे खौफ हुआ कि मेरी टांग खुद अपनी मर्जी से शेर की थोथनी पर लात मार देगी। मैं जिस हालत में था उसी हालत में बेहरकत पड़ा रहा और शेर मेरी टांग सूंघता चला गया। उसकी नम थोथनी मैंने अपने टखने पर महसूस की और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर रेंगने लगी, यहाँ तक कि वो मेरी रान तक आ गई और मैं इस ख्याल से कांप कर रह गया कि कोई दम में तेज नोकीले दांत मेरी रान में पेवस्त हुआ चाहते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात न हुई। शेर आहिस्ता से गुर्राया और मेरे करीब से हटकर बैल के करीब जा खड़ा हुआ। अपना सर जरा सा घुमाकर मैं शेर को सर से दुम तक देख सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से शेर देखे हैं और अक्सर बड़े बड़े शेर देखे हैं, लेकिन ये शेर उन सब से बड़ा था और इसकी अय्याल घनी और काली थी। इसके दांत कैसे थे ये तुम खुद अपनी आंखों से देख सकते हो, क्योंकि इसकी खोपड़ी सामने आतिशदान की छत पर रखी हुई है। हैरत अंगेज हद तक लंबे और खूंखार दांत हैं इसके। मजमूई तौर पर बेहद शानदार था वो शेर, और वहां छकड़े में मैं औंधे मुंह पड़ा सोच रहा था कि अगर इसे जिंदा पकड़ लिया जाए तो पिंजरे में ये बेहद पुरकशिश मालूम होगा। वो बैल की लाश के करीब खड़ा हुआ था और किसी कसाब किसी महारत से उसका पेट चाक कर रहा था।
इस तमाम अरसे में मैं जिस हाल में था उसी हाल में बेहरकत पड़ा रहा। मैं जरा भी जुम्बिश करने की जुर्रत ना कर सकता था, क्योंकि वो अपना नाश्ता उड़ाते हुए बार बार सर उठाकर मेरी तरफ देख लेता। जब वो बैल का पेट चाक कर चुका तो मुंह उठाकर जोर से धाड़ा, और ये मैं मुबालगे से काम नहीं ले रहा, बल्कि हकीकत में उसकी धाड़ से छकड़ा लरस गया। फौरन ही उसकी धाड़ का जवाब एक दूसरी धाड़ ने दिया। मेरे खुदाया, मैंने सोचा, शेरनी भी। ये बात मैंने अभी सोची ही थी कि मुझे चांदनी में शेरनी भी नजर आ गई। वह लंबी लंबी छलांगे लगाती इसी तरफ आ रही थी, लेकिन वो अकेली ना थी। उसके पीछे पीछे उसके 2 बच्चे भी भागे आ रहे थे, और वो दोनों ही एक बड़े कुत्ते के कद्दो कामत के थे। शेरनी मेरे सर के ऐन सामने और उससे सिर्फ चंद फुट दूर आकर ठहर गई और अपनी चमकदार पीली आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ कर दुम हिलाने लगी। और यह समझकर कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैंने अपने ऊपर फातिया पढ़ ली। लेकिन शुक्र है कि शेरनी मेरे सामने से हटकर बैल पर पल पड़ी, और इसके साथ उसके बच्चे भी बेचारे बैल पर टूट पड़े। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के पिंजरे में डाल दिया गया था, तो शेर उनके मुती हो गए थे और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उनको तकिया बनाकर सो गए। लेकिन मैं न हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम हूं और ना खुदा का बरगजीदा बंदा। चुनाचे शेर का पूरा खानदान बैल पर दावत उड़ा रहा था, और मैं अपने छकड़े में आधा अंदर आधा बाहर औंधे मुंह पर पड़ा खौफ से कांप रहा था, और मेरा पूरा बदन ठंडे पसीने में शराबूर हो रहा था। बच्चों के जरा से पेट जल्द ही भर गए और अब उन्हें खेल कूद की सूझी। एक बच्चा छकड़े के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचा और मेरे शिकार किए हुए अम्पाला पर पंजे चलाने और उसे घसीटकर नीचे डालने की कोशिश करने लगा। दूसरा बच्चा घूमकर मेरे करीब आया और मेरी लटकी हुई टांग को सूंघने के खेल में मसरूफ हो गया। यहां तक तो खैर ठीक था, लेकिन शेर के उस नालायक बच्चे को एक दूसरा खेल सूझा। यूं औंधे मुंह पड़े रहने की वजह से मेरी पतलून का पांचा जरा ऊपर चढ़ गया था। चुनाचे वो नालायक पिल्ला अपनी खुरदरी जुबान से मेरी टांग के नंगे हिस्से की जिल्द चाटने लगा। इसमें उसे बहुत मजा आया। चुनाचे अब वो न सिर्फ बड़ी मुस्तादी से खाल चाट रहा था, बल्कि खुरर खुरर भी कर रहा था। और मैंने सोचा कि अब मेरा खात्मा है। मैं जानता था कि मेरी टांगों की खाल काफी मोटी है, लेकिन शेर के बच्चे की रेती जैसी जुबान 1-2 सेकंड में ही से उधेड़ देगी, खून निकल आएगा। उसकी जुबान खून के मजे से आशना हो जाए और फिर मेरे जिंदा बच जाने का कोई इम्कान न होगा। चुनाचे यूं औंधे पड़े पड़े मैंने अपने गुनाह याद करके तौबा की। खुदा से दुआ मांगी कि वो मुझे अपने जवारे रहमत में जगा दे, और साथ साथ ये भी सोचा कि जिंदगी बहरहाल बड़े मजे की चीज है और दुनिया वाकई पुरलुत्फ और उम्दा जगह है। लेकिन जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तो खुदा की मदद आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। दफतन मैंने झाड़ियों की पतली टहनियों के टूटने और इंसानों के सीटियां बजाने की आवाज सुनी। मेरे दोनों मुलाजिम मफरूर बैलों को अपने आगे आगे हंकाते हुए चले आ रहे थे। शेरों ने अपने सर उठाकर उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाजें आ रही थीं। चंद सानियों तक वो खामोश खड़े उन आवाजों को सुनते रहे और भागकर नजरों से ओझल हो गए, और मैं बेहोश हो गया। उस रात शेर फिर न आए और सुबह तक मेरे असाब सुकून पजीर हो चुके थे। लेकिन जब मैंने सोचा उन नालायक शेरों के हाथों, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि उनकी नाकों में एक तवील अरसे तक किस कदर रूहानी तकलीफ में मुब्तला रहा, और जब मैंने ये सोचा कि उन्होंने मेरे बैल को भी फाड़ खाया, तो मैं गुस्से से भर गया। मेरा बैल बेहद उम्दा बैल था और मुझे बेहद पसंद था। बहरहाल इंतहाई गुस्से से बेताब होकर मैंने एक बार फिर अपनी हमाकत का सबूत देते हुए उस नालायक शेर के पूरे खानदान का खात्मा कर देने का फैसला किया। यह बेहद खतरनाक फैसला था, लेकिन आप जानिए, गम और गुस्से में इंसान की अकल जाती रहती है। नाश्ते से फारिग होकर मैंने अपनी बाएं टांग पर तेल लगाया, क्योंकि शेर के बच्चे ने उसे चाट चाट कर सुझा दिया था। अपनी राइफल उठाई और टॉम को साथ लेकर शेरों का खात्मा करने के इरादे से चल पड़ा। टॉम को मेरा ये इरादा जरा पसंद न आया और मेरे साथ चलने पर हिचकिचा रहा था, ताहम दिल पर जबर करके मेरे साथ चल दिया। मैंने ये हल्की राइफल इसलिए पसंद की थी कि इसकी गोली एक्सप्रेस बंदूक की गोली का सा असर रखती है। इसके अलावा शेर की खाल मुलायम होती है और गोली उसके कहीं भी लगे बहरहाल उसका खात्मा कर देती है। खैर, तो अब हमारा पहला काम उस जगह को तलाश करना था जहां वो शेर अपनी बीवी और बच्चों के साथ लेटा हुआ होगा। छकड़े से कोई 300 गज के फासले पर एक टीला था, जिसकी चोटी पर एक तन्हा दरख्त खड़ा हुआ था, और उस टीले के पीछे एक मैदान था जो पानी के एक खुश्क गड्ढे तक चला गया था।
ये गड्ढा कोई 1 एकड़ जमीन में फैला हुआ था और इसमें नरसल उगे हुए थे जो इस मौसम में खुश्क होकर जर्द हो चले थे। गड्ढे के दूसरी तरफ से मैदान बतदरीज बुलंद होती हुई ढलान में तब्दील हो गया था और एक बुलंद चट्टान तक चला गया था। उस चट्टान में एक शगाफ या नाला था जो पानी के बहाव की मुसलसल रगड़ से पैदा हो गया। उस नाले में गुंजान झाड़ियां उग रही थीं और उन झाड़ियों में यहां वहां बुलंदो बाला दरख्त खड़े थे। अब ये मुझे याद नहीं कि वो किस किस्म के दरख्त थे। फौरन ही मुझे ख्याल आया कि शेर इस खुश्क गड्ढे में होंगे, क्योंकि शेर अमूमन नरसलों के झुंड में लेटना पसंद करता है और सबब इसका यह है कि नरसलों में लेटा हुआ शेर नजर नहीं आता। अलबत्ता खुद शेर नरसलों में से सबको और सब कुछ देख सकता है। चुनाचे मैं उस गड्ढे के करीब पहुंचा और उसका तवाफ करके उसका मुआयना करने लगा। एक जगह गड्ढे के किनारे पर हिरन की हड्डियां पड़ी मिल गईं। मालूम हुआ कि इस हिरन का शिकार 2-3 रोज पहले ही किया गया था और इसे शेरों ने यहीं बैठकर बड़े इत्मीनान से खाया। इसके अलावा गड्ढे के आसपास चंद दूसरी अलामतें भी ऐसी थीं जिनसे मालूम होता कि इस शेर का पूरा खानदान इन नर्सलों में अगर रहता ना था तो अपनी फुर्सत का ज्यादातर वक्त वहीं गुजारता था। अब सवाल यह था कि आज वो शेर इन नर्सलों में थे या नहीं, और अगर थे तो उन्हें बाहर किस तरह निकाला जाए। आप जानिए, यह तो हो ही नहीं सकता कि मैं गड्ढे में उतरकर नर्सलों में घुस पड़ूं। ये गोया खुदकुशी करना था। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हवा छकड़े की सिमत बह रही थी जो नर्सलों को झंझोड़ती हुई चटानी नाले की तरफ चली जाती थी। चुनाचे मैंने सोचा कि नर्सलों में आग लगा दी जाए, और ये तो मैं बता ही चुका हूं कि नर्सल खुश्क थे। फौरन ही टॉम ने तीलियां जलाईं और गड्ढे के बाएं तरफ के नर्सलों को सुलगाने लगा। मैं दाएं तरफ इस काम में मसरूफ हो गया, लेकिन नर्सल जड़ों में से अब भी हरे और नम थे, और अगर हवा ना होती और उसका जोर बढ़ ना रहा होता तो हम नर्सलों को खातिर ख्वाह सुलगा न सकते। आधे घंटे की मुतवातिर कोशिशों के बाद आखिरकार नर्सल सुलग उठे और शोले बुलंद हो गए और आग तेजी से फैलने लगी। अब मैं घूमकर दूसरी तरफ पहुंचा और खड्ड के ऐन सामने और खुले मैदान में बंदूक लेकर खड़ा हो गया और शेरों के बाहर आने का इंतजार करने लगा। यूं खुली जगह में खड़े रहना खतरे से खाली ना था, लेकिन उन दिनों मुझे अपनी निशानेबाजी पर इतना एतबार था कि मैंने इस खतरे की तरफ कोई ध्यान ना दिया। अभी मुझे वहां खड़े ज्यादा देर ना हुई थी कि नर्सलों में किसी चीज ने बड़ी तेजी से हरकत की। आओ, मैं तैयार हूं, मैं दिल ही दिल में बोला। वो जानवर जो नर्सलों में था नर्सलों को तोड़ता इसी तरफ आ रहा था। जिस तरफ मैं तैयार खड़ा हुआ था मुझे उस जानवर की एक झलक नजर आ गई। उसकी खाल सुनहरी माल जर्द थी। यह शेर हो सकता था। मैं तैयार हो गया, लेकिन नर्सलों में से जो जानवर बाहर आया वो शेर नहीं, बल्कि वो खूबसूरत चौपाया था जिसे रीट बोक कहती हैं। वो शायद धूप की तपिश और गर्मी से बचने के लिए नर्सलों में पनाह गुज़ीर था, लेकिन हो सकता था कि शेर भी नर्सलों में हो, क्योंकि रीट बोक अक्सर शेर के साथ ही सोता है। मैंने रीट बोक पर गोली न चलाई। वो बड़ी बदहवासी से एक तरफ भाग गया। मैंने नर्सलों पर अपनी नजरें जमाए रखी। नर्सल अब भट्टी की तरह सुलग रहे थे और शोलों के फवारे से थे जो नर्सलों के झुंड में से उठकर फिजा में 20-20 फुट तक बुलंद हो रहे थे। शोलों की सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही थी और उनकी गर्मी से आसपास की फिजा तप रही थी। मैं कह चुका हूं कि नर्सल जड़ों में से हरे और नम थे। चुनाचे धुआं भी उठ रहा था और उसके मरगोले फिजा में मौजों की तरह करवटें बदलते मेरी तरफ चले आ रहे थे। और ये धुआं चूंकि जमीन से कुछ ज्यादा ऊपर न था, इसलिए मेरे सामने काले धुएं की एक मोटी सी दीवार पैदा हो गई। फौरन ही मैंने नर्सलों के चिटकने और शोलों की सनसनाहट से बाला दहाड़ने की लर्जाखेज आवाज सुनी। मालूम हुआ कि मेरा अंदाजा गलत ना था। शेर अपने कुंबे के साथ नर्सलों में ही इस्तराहत फरमा था और अब मेरे जज्बात बरांगीख्ता हो गए। गालिबन आप नहीं जानते कि जब शेर करीब हो तो एसाब खुद ब खुद तन जाते हैं और दिल में खौफ और शौक के मिले जुले जज्बात का एक तूफान बर्पा हो जाता है। मैंने जो ये कहा है कि मेरे जज्बात बरांगीख्ता हो गए, तो इससे मेरी मुराद यही थी। मेरे जज्बात उस वक्त दोबाला हो गए जब मुझे शेरों की झलक नजर आ गई। वो गड्ढे के ऐन किनारे तक आ गए थे। कभी कभी वो किनारे से सर उठाकर बाहर देखते, लेकिन मुझे सिर्फ 50 गज के फासले पर खड़ा देखकर फिर दुबक जाते। मुझे एहसास था कि उनकी ये आरामगाह नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म हो चली थी और ये कि अब वो ज्यादा देर तक इस आंख मचोली के खेल को जारी न रख सकेंगे। और मेरा ये अंदाजा गलत ना था, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो चारों नर्सलों में से निकल आए। काली अय्याल वाला वो शानदार शेर आगे आगे था। ऐसा उम्दा मंजर मैंने पहले कभी ना देखा था। आगे आगे काली अय्याल वाला शेर
और उसके पीछे शेरनी और उसके बच्चे छलांगे लगाते भाग रहे थे। धुआं उन पर साया फगन था और पस मंजर में सुरख शोले बुलंद थे। मेरा ख्याल था कि वो झाड़ियों से ढके हुए पहाड़ी नाले की तरफ जाएंगे। चुनाचे मुझसे 20-25 फुट के फासले से गुजरेंगे। चुनाचे एक लंबा सांस लेकर मैंने बंदूक उठाकर दस्ता अपने शाने पर टिकाया और अय्याल वाले शेर के जिस्म के उस हिस्से को जद में ले लिया जहां उसका दिल होता है। मेरी शहादत की उंगली का दबाव लुबलुबी पर बढ़ ही रहा था कि नरसल का एक जलता हुआ रेजा मेरी दाएं आंख में आ पड़ा। दर्द की एक लहर मेरे दिमाग तक पहुंच गई। मैं वजद में आए हुए दरवेश की तरह नाचने और अपनी आंख मलने लगा। सोजिश जब जरा कम हुई और मैं देखने के काबिल हुआ तो आखिरी शेर की दुम पहाड़ी नाले की झाड़ियों में गायब हो रही थी। अब अगर वाकई कोई शख्स गम और गुस्से से पागल हो सकता है तो उस वक्त मैं भी पागल हो रहा था। ये बहुत बुरा हुआ। क्या उम्दा और यकीनी निशाना था, लेकिन उस कमबख्त तिनके ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बहरहाल मैं इतनी आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार ना था। चुनाचे मैं पलटकर पहाड़ी नाले की तरफ चल दिया जहां मैंने शेर की दुम को गायब होते देखा। टॉम मेरे साथ साथ चल रहा था और गिड़गिड़ा रहा था कि मैं इन शेरों को मारने का इरादा तर्क कर दूं। मैंने अपने आप को कभी बहुत ज्यादा दलेर जाहिर नहीं किया। सच तो यह है कि मैं इतना दलेर भी नहीं हूं जितना कि मैं समझा जाता हूं। इसके बावजूद उस वक्त मैंने तहैया कर लिया कि या तो मैं शेर का खात्मा कर दूंगा या फिर वही मेरा खात्मा कर देंगे। चुनाचे मैंने टॉम से कहा कि अगर वो डरता है तो बेशक चला जाए छकड़े की तरफ, मेरी तरफ से इजाजत है। मैं अकेला ही इन चारों शेरों को ठिकाने लगा दूंगा। टॉम बुजदिल और कम हिम्मत ना था। चुनाचे मेरे से ऐलान के बाद उसने अपने कंधे उचकाए और मेरे पागल होने के मुतल्लिक मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया और मेरे साथ चलता रहा। कुछ देर बाद हम उस पहाड़ी नाले में थे जो 300 फुट लंबा होगा और जिसमें इस सिरे से उस सिरे तक झाड़ियां उग रही थीं और मुमकिन था कि हर एक झाड़ी के पीछे एक एक शेर दुबका हुआ हो। बहरहाल इतना तो मैं भी जानता था कि 4 शेर तो इस नाले में मौजूद ही हैं, लेकिन सवाल यह था कि वो कौन सी झाड़ी के पीछे हैं। चुनाचे मैं धड़कता दिल लिए बड़ी एहतियात से एक एक झाड़ी में झांक रहा था कि मेरा दिल एकदम से उछलकर हलक में फंस गया। एक झाड़ी में कोई पीली पीली चीज हरकत कर रही थी। ऐन उसी वक्त मेरे पीछे की एक झाड़ी में सरसराहट हुई और शेर का एक बच्चा निकलकर नरसलों वाले खड़ की तरफ भागा। मैंने एकदम से घूमकर उस पर गोली चला दी। गोली दुम से कुछ ऊपर लगी और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ गई। वो कलाबाजी खाकर और शोलाबार नजरों से मुझे घूरने लगा। बाद में टॉम ने अपने भाले से उसे ठंडा कर दिया। मैंने जल्दी से बंदूक की ब्रीच खोली कि खाली कारतूस निकालकर नया कारतूस भर दूं, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ उससे तो यही मालूम होता था कि कारतूस किसी वजह से अंदर ही फट गया था और उसका एक हिस्सा नाली में ही फंस गया था, क्योंकि जब मैंने दूसरा कारतूस लगाया तो वो आधे से ज्यादा ब्रीच में दाखिल न हो सका। मैं कारतूस को ब्रीच में ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ऐन उसी वक्त शेरनी अपने बच्चे की मोहब्बत में दीवानी होकर खुदा जाने कहां से निकल आई और अब वो मेरे सामने और मुझसे सिर्फ 20 कदम दूर खड़ी दुम हिला रही थी। उसकी आंखों में इंतकाम की झलक थी और उसके सर पर खून सवार था। मैं कारतूस को आहिस्ता आहिस्ता ब्रीच में धकेलने और साथ ही साथ कदम ब कदम पीछे हटने लगा। इधर मैं पीछे हटा और उधर वो शेरनी आगे बढ़ी, लेकिन इस तरह के हर कदम के बाद वो इस तरह बैठ जाती कि उसका पेट जमीन से लग जाता। ये अलामत थी इस बात की कि वो मुझ पर हमला करने वाली थी। उससे शेरनी की आंखों में मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी। चुनाचे मैंने दिल ही दिल में उस बंदूक साज को जिससे मैंने ये कारतूस खरीदे थे बद्दुआ दी कि अगर ये शेरनी मुझे फाड़ खाए तो उस बंदूक साज का भी गला कोई ऐसी बीमारी आ दबाए कि वो मौत की आरजू करे लेकिन उसे मौत ना आए। ये वाकई अजीब बात थी कि उस वक्त मुझे खुदा की बजाय वो कमबख्त बंदूक साज याद आ गया। कारतूस चूंकि बंदूक में न जा रहा था इसलिए मैंने चाहा कि उसे बाहर घसीट लूं, लेकिन वह ऐसा फंसा था कि बाहर भी ना निकल रहा था। चुनाचे अब मेरी बंदूक उस वक्त तक बेकार थी जब तक कि मैं इसकी ब्रीच बंद ना कर सकूं, क्योंकि आप जानिए से बंद किए बगैर इसकी दूसरी नाली को भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चुनाचे मेरे हाथ में बंदूक होते हुए भी मैं निहत्था था। इस अरसे में मैं अपनी नजरें शेरनी पर जमाए बराबर पीछे हट रहा था और शेरनी अपना पेट जमीन पर टिकाए बराबर आगे रेंग रही थी। उसने भी अपनी नजरें मुझ पर जमा रखी थीं। वह दुम हिला रही थी। चंद सेकंड में ही वो मुझ पर छलांग लगाने वाली थी। मैं अपनी कलाई और हथेली से कारतूस ठोंकने लगा कि वो किसी सूरत अंदर चला जाए और मैं बंदूक बंद कर सकूं। मैं कारतूस को ठोकता रहा यहां तक कि मेरी हथेली और कलाई से खून निकल आया। ये देखो, आज भी उसके निशानात मौजूद हैं। और यहां एलन क्वार्टरमैन ने अपने दाएं हाथ की कलाई हमें दिखाई।
जहां वो हथेली से मिलती है जख्म के 5-6 सफेद दाग साफ नजर आ रहे थे। लेकिन मेरी ये कोशिश भी महज बेकार साबित हुई। एलन क्वार्टरमैन ने सिलसिला कलाम जारी रखा। कारतूस ना अंदर जा रहा था और ना ही बाहर निकल रहा था। खुदा दुश्मन को भी ऐसी मुसीबत में न डाले। शेरनी ने अपना जिस्म समेट लिया और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन एन उस वक्त कहीं से टॉम ने मेरे कान में चीख कर कहा, बॉस, तुम इसके जख्मी बच्चे पर चढ़े आ रहे हो, बाएं तरफ हट जाओ। मेरे हवास बजा न थे, ताहम इतना होश जरूर था कि मैंने टॉम का मतलब समझ लिया। चुनाचे में चंद कदम बाएं तरफ हट गया और फिर बदस्तूर शेरनी पर निगाहें गाड़े आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता चला गया। और यह देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि शेरनी उठी, गुर्राई, 1-2 दफा दुम हिलाई और फिर पलटकर भागती हुई नाले के दूसरे किनारे की तरफ चली गई। आओ मैकोमेजन, टॉम ने कहा, वापस पड़ाव में चलें। हाँ चलेंगे, लेकिन इसी वक्त, जब मैं बकिया 3 शेरों को ठिकाने लगा दूंगा, मैंने कहा, क्योंकि इन शेरों को मारने का मेरे सर पर भूत सवार हो चुका है। तुम अगर चाहो तो जा सकती हो या फिर किसी दरख्त पर चढ़ जाओ। टॉम चंद सानियों तक खामोश खड़ा सूरत हाल पर गौर करता रहा और फिर बड़ी अक्लमंदी का सबूत देते हुए एक दरख्त पर चढ़ गया। काश के मैंने भी उसकी तकलीद की होती। मैंने अपना चाकू निकाला जिसमें बोतल का कॉक खींचने वाला आल्ला भी लगा हुआ था और उसकी मदद से मगर बड़ी कोशिशों के बाद वो कारतूस बाहर घसीटने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से मैं मौत की सरहद तक पहुंच गया और फिर नाली में फंसा हुआ फटे हुए कारतूस का हिस्सा भी निकाल लिया। मालूम हुआ कि यह कारतूस के ऊपरी परत की धज्जी थी जो पतले कागज से ज्यादा मोटी ना थी। नाली साफ करके मैंने बंदूक भरी, अपनी जख्मी कलाई पर खून रोकने के लिए रुमाल कसकर बांधा और एक बार फिर शेरों को तलाश करने लगा। मैं देख चुका था कि शेरनी झाड़ियों के उस झुंड में गई थी जो 50 गज ऊपर पानी के खड्ड के करीब था और मैं झाड़ियों के उसी झुंड की तरफ बढ़ रहा था। मैं वहां पहुंचा तो गुंजान झाड़ियों में कुछ नजर न आया। चुनाचे मैंने एक पत्थर उठाकर झाड़ियों में फेंका। मेरा ख्याल था कि यह पत्थर सीधा शेरनी के दूसरे बच्चे को जा लगा, क्योंकि वह फौरन ही घबराकर बाहर आया। निशाना आसान था। चुनाचे मैंने उसे मार गिराया, लेकिन दूसरे ही लम्हे शेरनी बिजली की सी तेजी से झाड़ियों में से निकल आई। वह बड़ी तेजी से भाग रही थी। इसके बावजूद मैं बंदूक की गोली उसकी पसलियों में पेवस्त करने में कामयाब हो गया और वो 3 लुढ़खनियां खा गई। मैंने जल्दी से जेब में हाथ डालकर 2 कारतूस निकालकर बंदूक में भर दिए। इस अरसे में शेरनी उठ चुकी थी और अपनी टांगों पर झुकी आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों से नफरत और गुस्से के ऐसे जज्बात यहाँ थे कि ऐसे जज्बात कभी किसी जानवर की आंखों में कम से कम मैंने तो नहीं देखे। मैंने दूसरी गोली उसके सीने में पेवस्त कर दी और वह मुर्दा होकर गिरी। यह पहला और आखिरी मौका था कि मैंने दाएं बाएं बैक वक्त 2 शेरों को मारा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने कभी किसी शिकारी के मुतल्लिक नहीं सुना कि उसने इस तरह शेरों को मारा हो। चुनाचे जाहिर है कि मैं बहुत खुश और अपने आप से मुतमईन था। एक बार फिर मैंने बंदूक भरी और अब मुझे उस काली अयाल वाले की तलाश थी जिसने मेरे बैल को लुकमा तर बना दिया। मैं नाले में आगे बढ़ा, ऊपर चढ़ने लगा और बड़ी एहतियात से एक एक झाड़ी और घास में उस शेर को तलाश करने लगा। बड़ा ही सनसनीखेज काम था ये कि मैं ना जानता था कि वो कौन सी झाड़ी में होगा और कब मुझ पर आ पड़ेगा। ताहम ये ख्याल मेरी ढारस बंधाए हुए था कि शेर बहुत कम और वो भी मजबूरन इंसान पर हमला करता है, यानी उस वक्त वो जख्मी हो या फिर इसके अलावा कोई चारा ना हो। मैं 1 घंटे तक शेर को तलाश करता रहा। एक दफा मुझे घास के गुच्छे में कोई चीज हरकत करती नजर आई, लेकिन जब मैं घास में पहुंचा तो वहां कुछ ना था। मैं शेर को तलाश करता हुआ आखिरकार नाले के दूसरे सिरे और ढलान की चोटी पर पहुंच गया। ये चोटी क्या थी? 50 फुट बुलंद एक चट्टानी दीवार थी और चट्टान पर से एक छोटा सा झरना आबशार की सूरत में नीचे गिर रहा था और उससे कुछ 70 फुट इधर बड़े बड़े पत्थरों का एक ढेर था और उस ढेर पर घास और झाड़ियां उग रही थी। ये पत्थरों का ढेर तकरीबन 20 फुट बुलंद था। खैर, तो नाले के सिरे पर पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा। शेर का कहीं पता ना था। अब या तो वो कहीं नीचे था और मुझे नजर ना आया या फिर वो फरार हो गया। ये बड़ी मायूस कुन बात थी। ताहम 3 शेरों का बैक वक्त शिकार कर लेना भी बुरी बात ना थी और मुझे मुतमईन हो जाना चाहिए था। चुनाचे मैं वापस लौटा, लेकिन इस दफा पत्थरों के ढेर का चक्कर काटकर वापस लौट रहा था और मुझे इंतहाई थकन का एहसास हुआ और मैंने सोचा कि अभी इन 3 शेरों की खाल उतारने का काम बाकी है। चुनाचे इस काम के बाद मैं थक जाऊंगा। मैं पत्थरों के उस ढेर से 18 फुट दूर आ गया कि मैंने गर्दन घुमाकर आखिरी दफा उस ढेर की तरफ देखा। मेरी नजर काफी तेज है, इसके बावजूद कुछ नजर न आया, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे में उछल पड़ा
पत्थरों के ढेर पर और बुलंद चट्टान के पसे मंजर में वो खड़ा हुआ था। वो काली अय्याल वाला जबरदस्त शेर वो वहां दुबका हुआ था और अब उठ खड़ा हुआ और जैसे जादू के जोर से यकायक नमूदार हो गया। वो बड़ी शान से वहां खड़ा अपनी दुम हिला रहा था और वो ज्यादा देर तक वहां खड़ा न रहा। इससे पहले कि मैं बंदूक उठाकर उसका दस्ता कंधे से लगाता, इससे पहले कि मैं कुछ सोच भी सकता, वो छलांग लगा चुका था। बड़ी जोरदार छलांग थी उसकी और वो बड़ी तेजी से हवा में तैरता हुआ सीधा मेरी तरफ आ रहा। मेरे खुदा, किस कदर शानदार, लेकिन साथ ही साथ किस कदर खौफनाक मालूम हो रहा था। वो एक बड़े से परिंदे की तरह अगली टांगे फैलाए हुए हवा में परवास कर रहा था और सीधा मेरी तरफ आ रहा था। कुछ ही देर में वो अपना यह खलाई सफर पूरा करके मुझ पर आ पड़ने वाला था। मैं ज्यादा देर इंतजार न कर सकता था, चुनाचे मैंने बंदूक उठाकर गोली चला दी। शस्त्र बांधे बगैर, निशाना लिए बगैर मैंने गोली चला दी। गोली यकीनन उसके लगी थी क्योंकि मैंने गोली उसकी खाल से टकराने की हल्की सी आवाज सुनी। दूसरे ही लम्हे शेर मुझ पर आ पड़ा और मैं बड़े जोर से गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से मैं झाड़ियों में गिरा, चुनाचे मुझे ज्यादा चोट ना आई। अगर कहीं पत्थरों में गिरा होता तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई होती। खैर, तो मैं उलट कर गिरा और शेर मुझ पर सवार था और फौरन ही उसके बड़े बड़े दांत मेरी रान में पेवस्त होकर आपस में मिल गए। आप इसे मुबालगा ना समझिए कि मैंने उसके खूंखार दांतों के रान की हड्डी से रगड़ खाने की आवाज सुनी। दर्द और तकलीफ से मैं चीख उठा और दुनिया मेरी नजर के सामने नाच गई। लेकिन ऐन उसी वक्त उसके दांतों की गिरफ्त मेरी रान पर ढीली पड़ गई और अब वो मेरे सामने खड़ा जैसे वजद के आलम में झूम रहा था। उसका गार जैसा मुंह खुला था और उससे खून टपक रहा था। और फिर वो धाड़ा और उसकी आवाज से कोहो ब्याबां लरज उठे। चंद सानियों तक वो खड़ा यूं ही झूमता रहा और फिर उसका बड़ा सा सिरा एकदम से मेरी पीठ पर धप से आ पड़ा और उसके बोझ से मेरा सांस रुक गया और शेर मर चुका था। मेरी बंदूक की गोली उसके सीने में से घुसकर पुश्त में से निकल गई थी। मेरी टांग के शदीद दर्द ने मुझे बेहोश होने ना दिया। चुनाचे जब मेरा दम जरा दुरुस्त हुआ तो मैं बड़ी कोशिशों के बाद मुर्दा शेर के नीचे से निकल आया। खुदा का शुक्र है कि उसके मजबूत जबड़ों और तेज दांतों ने मेरी रान की हड्डी न तोड़ी थी, लेकिन रान के जख्म में खून बहुत ज्यादा बह रहा था और अगर उस वक्त टॉम ना आ गया होता तो मैं समझता हूं कि इस जख्म से मेरे जिस्म का सारा खून निकल जाता और मैं मर जाता। बहरहाल, टॉम की मदद से मैंने अपनी कलाई पर बंधा हुआ रुमाल खोलकर अपनी रान पर कस दिया। तो ये था मेरी उस हमाकत का नतीजा। मैं मरने से बाल बाल बच गया था। अगर शेर की छलांग का जोर मेरी बंदूक की गोली ने ना तोड़ दिया होता तो उसके दांत रान की बजाय मेरी गर्दन में पेवस्त हो जाते और आपको ये कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा ना रहता। लेकिन वो कमबख्त मुझे उम्र भर के लिए लंगड़ा जरूर कर गया। ये इसी शैतान का तो फैल है कि मैं लंगड़ा रहा हूं और मरते दम तक लंगड़ाता रहूंगा। उसके दांतों में शायद किसी किस्म का जहर था कि हर साल माह मार्च में यह जख्म मुझे तकलीफ देता है और हर तीसरे बरस फट जाता है। गालिबन यह कहने की जरूरत नहीं कि मैं उस हाथी दांत को हासिल न कर सका जिसका सौदा करने के इरादे से मैं चला था। एक दूसरे ताजिर ने जो जर्मन था वो हाथी दांत हासिल कर लिया और जब उसने उसे फरोख्त किया तो उसे पूरे 100 पाउंड का मुनाफा हुआ। यह हाथी दांत मेरी किस्मत में ना था। इसके बाद का मेरा 1 महीना बिस्तर में गुजरा और बाद के 6 महीनों तक छड़ी के सहारे चलता रहा। तो यह है मेरे लंगड़े होने का किस्सा। अब इजाजत दीजिए कि मुझे नींद आ रही है। शब बखैर।